Yang kurang tahu ya. तो आज हम लोग जल शक्ति मिशन पे चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट की योजना है जल शक्ति मिशन, इससे संबंधित भी कुछ योजनाएं होंगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक को स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। तो जागी जल शक्ति मिशन, जल शक्ति मिशन टॉपिक में डाल दीजिए जल शक्ति मिशन। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये जो है पूछा जाएगा, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रमुख महत्व है, विशेषताएं या जल शक्ति क्या है, कब शुरू किया गया, कितने चरण है इसमें, इन सारी चीजों के विषय में आपसे चर्चा की जाएगी या आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। आपकी प्रारंभिक परीक्षा से भी संबंधित है ये टॉपिक और आपकी मुख्य परीक्षा से भी संबंधित ये प्रश्न है। तो प्रारंभिक परीक्षा में यह पूछेगा तो कब शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, कितने चरणों में हुआ, ये सारी चीजें पूछेंगे। लेकिन जब मुख्य परीक्षा से संबंधित आप चीजें करेंगे तो ये भी आप जानेंगे कि कब प्रारंभ की जा रही है, कितने चरण हैं और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सारे पहलुओं पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और आप नोट भी करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे संबंधित पूछता है तो इसी पढ़ने से ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी कवर हो जाए, आपको अलग से कोई इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। तो लिखिए नीचे से, अब आप डालिए जल शक्ति मिशन, डालिए, लिखिए भारत सरकार द्वारा देश में बढ़ते जल संकट को देखते हुए, देश में बढ़ते जल संकट को देखते हुए, इसका मतलब कि वाटर क्राइसिस है, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, पीने की पानी की भी समस्या है, इसीलिए नदियों को जोड़ा जा रहा है। हाँ। बहुत सारी चीजें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कहीं किसी क्षेत्र में पानी की समस्या क्या हो रही है, बहुत कमी, जैसे राजस्थान रीजन को आप देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र है, बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हैं कि पीने के लिए क्या हो रहा है कि 20-20 किलोमीटर दूर जाके जो है क्या करना पड़ रहा है, पानी को पीने के लिए लाना पड़ रहा है। और कुछ क्षेत्रों में क्या है कि बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा प्रबल है, इसीलिए नदियों को जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है कि प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियां, दो पार्टों में आप लोगों ने देखा भी होगा, भूगोल में चर्चा भी शायद की गई होगी या इकोनॉमिक्स, दोनों में कॉमन टॉपिक है, तो उसमें भी चर्चा की गई होगी। और अगर नहीं की गई है तो हम बता रहे हैं कि ये सारी चीजें, और केवल इतना ही नहीं, बाकी मान लीजिए पीने की समस्या है, उसके बाद सिंचाई की समस्या है, अगर उस पानी को हम इधर मूव कर दें, घुमा दें जहाँ पानी की समस्या है, नहर के माध्यम से, पाइप के माध्यम से, इन चीजों को कहा दें तो वहां की व्यवस्था क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उससे जो अतिरिक्त जल होगा वो क्या हो जाएगा, आप विद्युत के रूप में भी प्रयोग कर लेंगे, सिंचाई के रूप में प्रयोग कर लेंगे, जहाँ पानी की पीने की समस्या है वहाँ पानी की पीने की समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक तो बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगी और दूसरी जो कमी की समस्या से जूझ रहे हैं उनकी भी समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए यही सब टॉपिक में 1 2 3 4 पॉइंट में करके पूछ ले, तो ये सारी चीजें आप वहां भी आपके काम आ जाएगा। लिखिए आगे, जल संकट को देखते हुए वर्षा जल संरक्षण, जो पानी बरसता है वो क्या हो जा रहा है, बेकार हो जा रहा है, तो उसका ये संरक्षण किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो उसका भी लाभ हमें क्या होगा, मिलेगा। वाटर क्या होगा, बढ़ेगा। जो जल की सतहें जो बहुत नीचे चली जा रही है, पानी की समस्या है, और एक कुछ क्षेत्रों में आप देखते हैं इनके
कि वो 150-150 फीट तक पानी नहीं। नल क्या हो रहे हैं, गर्मियों में नल पानी देना बंद कर दे रहे हैं। और कुछ क्षेत्रों में क्या, जो तराई बेल्ट है वहां आप देख रहे हैं कि पानी बहुत ऊपर ही आ जा रहा है। आप देखते हो कि इस समय भी 8-10 फीट पे पानी आ जा रहा है। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि वहां सिंचाई के लिए क्या करना पड़ा, पंखे को बोरिंग कराई गई, जो सिंचाई के लिए टेबल जो लगाए गए उन पे क्या हो रहा, पंखे को नीचे रखा गया, क्योंकि उतना ज्यादा क्या है पानी नहीं खींच पा रहा है, इसलिए पंखे को क्या हुआ नीचे रखा गया। जैसे यहीं आप बाराबंकी क्षेत्र में आप देख लीजिए, वहां भी ये सारी समस्याएं हैं। और कुछ जगहों पे क्या है, जैसे आप इधर जैसे जैसे पूरब जाएंगे वैसे वैसे पानी का सतह क्या हो रहा है, तराई क्षेत्र बढ़ रहा है ना। तो आप पढ़े होंगे तराई बेल्ट, पढ़ा होगा कि मैंने प्रारंभिक परीक्षा का जो टॉपिक आप लोगों को कराया था उसमें बताया था कि तराई क्या क्या क्षेत्र, कौन कौन से जिले आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। तो उस आधार पे जो है उसको भी देखना है। आगे लिखिए, वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण उसी एवं भूजल संरक्षण एवं भूजल संरक्षण संरक्षण के लिए वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जैसे क्रिकेट में आप सुनते होंगे कि गेंद को क्या किया जाता है, कैच पकड़ने के लिए। कैच द रेन मतलब वर्षा के पानी को क्या करना है, एकत्रित स्टोर करना, इकट्ठा करना, है ना। कि जो वर्षा का पानी हो रहा है उसको क्या कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए। किस रूप में, गड्ढा बना करके, छतों पे टंकियां बना करके, है ना। जैसे मान लीजिए कि जहाँ मान लीजिए जमीनें नहीं है तो वहाँ क्या हो रहा है कि छत पे मान लीजिए इस प्रकार की टंकी बनाई जाए कि पानी वर्षा का क्या हो, इकट्ठा हो जाए। अगर मान लीजिए नहीं तो ठीक है, आपके घर जब बन रहा है तो घर के नीचे क्या हो रहा है, गड्ढा बना दिया जा रहा है और ऊपर पाइप लगा दी जा रही है कि सारे छत का पानी क्या हो जाए, नीचे इकट्ठा हो जाए। उस पानी को आप क्या कर सके, यूज कर सके एक टैंक के, बात समझ में आ रही है। इस रूप में भी उस पानी का आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। इससे क्या होगा, वाटर लेवल आपका बढ़ेगा। जब पानी बेकार नहीं जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा तो क्या होगा, वाटर लेवल आपका बढ़ जाएगा। उस पानी को हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, इधर उधर का वेस्ट चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। आगे लिखिए, रेन की शुरुआत की गई, कैच द रेन की शुरुआत की गई। अब इसके दो चरण हैं, इसके क्या है कि दो चरण हैं। जल शक्ति अभियान के दो चरण हैं। प्रथम चरण, नीचे से लिखिएगा छोड़ छोड़ के स्टेप जैसे लिखते थे। प्रथम चरण 1 जुलाई से 15 सितंबर, 1 जुलाई से 15 सितंबर। द्वितीय चरण, चाहे दूसरा चरण लिखिए चाहे द्वितीय चरण लिखिए। द्वितीय चरण 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, 1 अक्टूबर से 30 नवंबर। लिखा? यस। नीचे से लिखिए, जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान प्रथम चरण। बना दिए लाइन, आप रोमन की तरह चरण बना दीजिए। जल लिखिए उसी में, जल संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित एक समयबद्ध अभियान है, एक समयबद्ध अभियान है। इसे
2019 में, इसे 2019 में जुलाई से नवंबर तक देश के जल संकट, जुलाई से नवंबर तक देश के जल संकट वाले 256 जिलों, जल संकट वाले 256 जिलों के 1592 प्रखंडों में, 1592 प्रखंडों में, प्रखंडों में मिशन के तौर पर चलाया गया, मिशन के तौर पर चलाया गया था। जो नीचे से लिखिएगा, वर्ष 2021 के दौरान, वर्ष 2021 के दौरान इसे सभी जिलों के सभी प्रखंडों तक, सभी जिलों के सभी प्रखंडों तक विस्तारित कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। मतलब सभी जिलों तक इसका क्या हो गया, प्रसार हो गया। जहां नहीं था वहां भी क्या कर दिया गया, पहुंचा दिया गया, है ना। जैसे कुछ क्षेत्र जो छूते हैं उनको क्या कर दिया गया कि वहां भी ये चीजें पहुंच गया, क्योंकि कहाँ वही पहुंचा दी जाए कि जहां पानी की, जहां दिक्कतें थी कि पीने के लिए, सिंचाई के लिए, अन्य चीजों के लिए, उस स्थानों पे इसकी व्यवस्था कर दी जाए। आगे लिखिए, नीचे से लिखिएगा। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य, जल शक्ति अभियान का उद्देश्य विस्तृत संचार और समुदायों की भागीदारी, विस्तृत संचार एवं और समुदायों की भागीदारी के जरिए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना था। अब आप लिखिए इसकी विशेषताएं, इसकी जल शक्ति, जल शक्ति अभियान की विशेषताएं। कुछ प्रमुख विशेषताएं हम लोग उसी को देखने का प्रयास करेंगे तो कौन सी विशेषता है। अब उसको आप एक एक करके जो है लिखते चले जाइए, नंबरिंग करके चाहे लिखिए, चाहे आप जैसा समझ पाए उसको लिखिए, ठीक है। लिखिए, जल संरक्षण व वर्षा जल संचय, मतलब जल का संरक्षण भी करना है और वर्षा के जल का भी क्या करना है, इकट्ठा करना है। पारंपरिक, अगला पारंपरिक और अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार, अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार मतलब पुनः उनको क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, उनकी मरम्मत करनी है ना। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में गड्ढे, जल शक्ति अभियान, जब जल शक्ति मिशन चला तो आपने देखा होगा कि गांव के जो पुराने तालाब हैं, जो गांव के पुराने तालाब थे उनमें क्या हो गई कि उनके किनारे किनारे मेड़बंदी काफी ऊंचा बनाया गया, बंधे टाइप में बंधा तो नहीं लेकिन ये काफी ऊंचा बनाया गया जिससे पानी का क्या हो सके, इकट्ठा किया जा सके। उसकी साफ सफाई की गई,
तो इन सारी चीजों की व्यवस्था क्या होगी, हर गांव में आपने देखा होगा ग्राम पंचायतों में ये चीजें की गई जब जल शक्ति अभियान आपका जल मिशन प्रारंभ किया गया। आगे जागरूकता का विकास, जब आप अवेयर होंगे, जागरूक होंगे तो क्या करेंगे कि जो पानी आप वेस्टेज कर रहे हैं, कि जहां आपका जो है 10 लीटर पानी में काम चल जाएगा, तो आप क्या करेंगे 50 लीटर नहीं बहाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि फिजूल का पानी मोटर चला लिए हैं, पाइप लगा दिए और क्या कर रहे हैं गाड़ी धोने में फेंक रहे हैं, बहुत सारा पानी बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारा वेस्टेज क्या हो रहा है, मोटर चल रहा है, टंकी से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पानी गिर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, वेस्टेज हो रहा है, दुरुपयोग। भाई जो रिसोर्सेज आपको मिले, जो संसाधन, वो संसाधन क्या, उसकी एक सीमा है, और जब उससे ज्यादा आप कंज्यूम कर लोगे तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये प्रकृति दत्त है ना, प्रकृति ने इसको दिया, प्रदान किया है, लेकिन प्रकृति ने जब दिया है तो इसके लिए ये है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका यूज करें, बाकी क्या करें, संरक्षण करें, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए क्या हो कि वो भी उसका उपयोग कर सके। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वहां भी इन चीजों को आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स में फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहां भी आपने देखा होगा इन सारी चीजों को। तो कहने का मतलब आपको जो चीजें मिली उसका क्या है, केवल उपयोग क्या है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, क्योंकि उसकी एक सीमा नहीं होगी, कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि आज क्या हो रहा है, बहुत सारी जंगल, बहुत सारी चीजें क्या हो रही है, तो आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या हो रही है, आपके सामने प्रचंड रूप से दिखाई पड़ रही है। क्या हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, आप देख रहे हो टेम्परेचर इतना बढ़ जा रहा है कि जो हमारे यहाँ एसी बन नहीं गई थी अभी तक, वो एसी क्या हो रहा है, काम करना बंद कर दे रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता क्या था, मैक्सिमम 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को क्या करना है, 50 से बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए कि मॉडिफाई कर देगा 55 तक। अब क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि एसी चलने के बावजूद भी क्या हो रहा है, कूलिंग नहीं हो रही, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, बहुत ज्यादा। इसलिए हो रही है कि हम जो क्या कर रहे हैं कि पेड़ जो हो रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए, जो संरक्षण के लिए, जो टेम्परेचर को कम करने के लिए हैं, वो क्या हो रहे हैं, कट। उस पर क्या बन रहा है, बिल्डिंगें बन रही, कंक्रीट हो रहा है। तो इन सारी चीजों को क्या हुआ, जितने सारी जंगल है, जितनी सारी चीजें हो रही है, अब देखिए सारी ग्राउंड हो रहा है, रोड बन रहे हैं, अन्य सारी सुविधाएं की जा रही है, तो उससे हमें क्या होगा, भोजन तो मिलेगा नहीं। और जो जंगल है उससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है कितनी चीजों से मिलकर बना है, मैंने बताया भी है कि उससे आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। और पर्यावरण का क्या हो, बहुत सारे महत्वपूर्ण रोल भी है। आप देखा होगा कि आपने कि हाईवे पे या जो 4 लेन रोड बनाई गई है उसमें पेड़ लगाए गए, ग्रीनरी बेल्ट बनाई गई। क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो भाई गाड़ियां चल रही, परिवहन चल रही, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकल रही है, जितनी सारी सुविधाएं आपकी बढ़ रही है, तो क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग में ही तो क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। तो उन चीजों को कौन कम करेगा, पेड़ पौधे ही करेंगे। तो चीजें जब चीजें खत्म हो जा रही है, जैसे आपने देखा कि शहरीकरण पहले क्या था, बहुत छोटा था, अब क्या हो रहा है कि शहरों का बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है, और जब विस्तार होगा तो उस पर क्या हो रहा है, इसका मतलब कि पहले कुछ ना कुछ पेड़ पौधे रहे होंगे, रहा होगा ना, अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कट रहा है, और उस मात्रा में क्या हो रहा है, लग नहीं रहा है, उसके परसेंटेज में। जब आप वन नीति पढ़ते हैं तो वन नीति में क्या होता है, उसका टारगेट होता है कि हमें इतना तक वन करना है, मैदानी क्षेत्र में आपको इतना करना है, पहाड़ी क्षेत्र में 60 से ऊपर रहता है, मैदानी क्षेत्र में 33% करना है, जो उसका लक्ष्य होता है। लेकिन वो चीजें हो पा रही है, नहीं हो रहा। आपके यूपी में देखिए कि 8% तक जो है आपकी जो है क्या है, वनीकरण 7.33 के से लेकर के 8 तक। तो देखिए क्या हो रहा है, हमें 33 तक ले जाना है, और क्या पहाड़ी क्षेत्र में अधिक है और मैदानी क्षेत्र में कम है। तो जहां जनजीवन सरल होगा वही तो बसावट होगी, आबादी कहाँ होगी कि जहां चीजें आसानी से उसको हवा, पानी, खाने की वस्तुएं सब प्रचुर रूप में मिलेगी, वही तो आबादी का सकल बसाव होगा। आपने देखा होगा कि साउथ में और नॉर्थ में दोनों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आपने देखा होगा कि उत्तरी गोलार्ध में पॉपुलेशन क्या है, अधिक है। उसका कारण है, बात समझ आ रही है। हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि टॉपिक मेरा वो नहीं है, लेकिन रिलेटेड चीजें इसलिए बता रहे हैं। आगे लिखिए, जागरूकता का विकास, अगला लिखिए,
सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों का गठन, सभी क्षेत्रों में जल शक्ति का गठन, अगला सभी जलाशयों की गणना, सभी जलाशयों की गणना, पानी का अगला पानी का पुनः प्रयोग, पानी का पुनः प्रयोग, और अवसंरचना और अवसंरचनाओं का पुनर्भरण, अवसंरचनाओं का पुनर्भरण। अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आधारभूत सुविधाओं में क्या क्या चीजें आती हैं। रोटी कपड़ा देखो नॉलेज पढ़ रहे हो ना, तो उसमें तो बेसिक बताया गया होगा कि क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने भी बताया है। जल विभाजक लिखिए अगला, जल विभाजक विकास, जल विभाजक विकास, सघन वनीकरण, वनीकरण मतलब वन को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना। जैसे विरल होता है सघन होता है, तो सघन का मतलब नजदीक नजदीक, और विरल का मतलब काफी डिस्टेंस पे, तो इस आधार पे। तो ये कुछ चीजें जो थी आपके जल शक्ति मिशन की जो है, जल मिशन का क्या है विशेषताएं। अब नीचे लिखिए इसका, अगर आपकी विशेषताएं पूछी जा रही हैं, मान लीजिए कि 125 शब्द में पूछा जा रहा है, तो आप जल शक्ति मिशन, जल मिशन के बारे में थोड़ा लिखिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, और विशेषताएं पूछी गई तो ये विशेषता ऐसे पॉइंट वाइज क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। आपका आंसर क्या हो गया। अगर मान लीजिए 250 शब्द में पूछ रहा है, 200 शब्द में, 200 शब्द के ही क्वेश्चन आपके एमपी में पूछे जाते हैं, 125 हो 200 शब्द के, तो जो 200 शब्द पूछेगा तो थोड़ा आपको क्या करना है कि बढ़ाना होगा। लिखिए नीचे लिखिए, जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान के अभी तक 3 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। अभी तक 3 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। चार कर दीजिए, 3 नहीं 4, क्योंकि 23 में भी हुआ, 4 कर दीजिए। अब इन संस्करणों को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना समझ लीजिए। पहला क्या हुआ, 19 में शुरू हुआ तो 19 में होगा, दूसरा आपका 21 में हो गया, तीसरा 22 में हो गया, फिर 23 और 24 के बीच में एक हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आपके 4 संस्करण हो चुके हैं, है ना। आपको आगे देखने को मिलेगा कि 5वां संस्करण भी आ जाएगा जल्दी जल्दी। तो इन सारी चीजों को 4-5 संस्करण आपके जो है इस चर्चा में, ऐसा नहीं कि आप 5 संस्करण, हाँ ये लिख सकते हो कि 4 से 5 संस्करण अपने परीक्षा में, ऐसा नहीं कि आपको विवरण देना है, केवल ये लिखिए कि 4 से 5 संस्करण से हो चुके हैं, बस वहीं के लिख करके बंद करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हमें स्पेस भी देखना है। या आप इसे लिख, इसके निम्न संस्करण, इससे कई संस्करण हो चुके हैं, ऐसा भी लिख करके आप आगे बढ़ सकते हो। आगे लिखिए, जल शक्ति अभियान 2022, जल शक्ति अभियान 2022 देश के सभी जिलों, देश के सभी जिलों, जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, देश के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाया गया। इस जल शक्ति अभियान में या इसमें जल शक्ति अभियान,
इसमें जल शक्ति अभियान की पूर्व गतिविधियों के अलावा 3 नई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। 3 नई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। नीचे लिखिएगा, 1 2 3 करके हुए चलिए लीजिएगा। अमृत सरोवरों का विकास, सरोवर माने तालाब, अमृत सरोवरों का विकास और जीर्णोद्धार अगला स्प्रिंग सेट प्रबंधन, स्प्रिंग सेट प्रबंधन, अगला जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण और विकास, क्या बोला? जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण और विकास, उसी में संरक्षण और विकास। अब नीचे से लिखिएगा दूसरा वाला क्या है? स्प्रिंग सेट प्रबंधन लिख लीजिए। क्या होता है? स्प्रिंग सेट, जैसे स्प्रिंग है उस रूप में बना के जल को क्या किया जाएगा? संरक्षण। जैसे आपने देखा होगा कि भूमि है तो भूमि का जिस प्रकार से भौगोलिक स्थिति होगी उस प्रकार से बना करके क्या किया जाएगा? जल का संरक्षण किया जाएगा। तो उस जागतिक जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार भी तो आपको क्या लगेगा? स्प्रिंग समान उसकी संरचना क्या होगी? देखिए, है ना? इसी आधार पर उन चीजों को बनाया। आगे लिखिए। जल शक्ति अभियान को केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य तालमेल से चलाया जा रहा है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई योजना लॉन्च करती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसका क्या करती है? सही से पालन नहीं करती, कार्यान्वयन नहीं करती, तो उस योजना का कार्यान्वयन संभव है? सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट कहाँ होना है? आपका जो प्रयोग होना है उस योजनाओं का कहाँ होना है? राज्यों में होना है। और जब केंद्र के द्वारा कोई योजना शुरू की जाएगी, अगर राज्य उसमें सहयोग नहीं करेगा तो योजना सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सहयोग क्या है? बहुत जरूरी है, तभी वो योजना अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी और उसका फल लोगों को मिल पाएगा, उसका लाभ लोगों को मिल पाएगा। नहीं तो जो है क्या हो जाएगी? योजनाएं कागजी रह जाएगी, केवल कागज की तो योजना हो गई लेकिन उसका क्रियान्वयन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो इसलिए तालमेल क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, नीचे लिखिएगा, इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के नेतृत्व में किया जा रहा है। पेयजल और स्वच्छता विभाग के नेतृत्व में किया जा रहा है। नीचे लिखिएगा, इस अभियान में केंद्र सरकार के अधिकारियों कहाँ लगा लगे
भूजल विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सहयोग अपेक्षित है फिर नीचे लिखिएगा इसका प्रमुख उद्देश्य वर्षा जल संचय एवं जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना। ये कुछ चीजें आपकी नहीं चल सकती अभियान। और इसका उद्देश्य क्या है, मूलतः क्या है कि पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार करना, जल का संरक्षण करना, वर्षा की जल का क्या करना है, इकट्ठा करना, कि जिससे जो वेस्टेज हो रहे हैं, जो बेकार हो रहे हैं, उन जल का क्या किया जाए, अपने दैनिक जीवन में या अन्य कार्यों में उसका उपयोग किया जा सके। जैसे जहां आप देख रहे हो कि नहर परिवहन की सुविधाएं भी जो है क्या आ रही है, हमारे भारत में भी है। आपने देखा होगा कि जल परिवहन के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार भी हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, सस्ता भी हो रहा है। अन्य परिवहन लागत की तुलना में क्या होगा, कम खर्चीला होगा, सस्ता होगा। तो इससे क्या होगा, देश की जीडीपी क्या होगी, देश की आर्थिक आय क्या होगी, ज्यादा होगी। नहीं तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपका क्या हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रहा है कि इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। जो प्रदूषण की समस्या है, जल परिवहन से क्या होगा, प्रदूषण की समस्या भी क्या होगी, कम होगी। भीड़ भाड़ की समस्या, जो दुर्घटनाएं हो रही है, वो भी थोड़ा कम होंगी, है ना। तो बहुत सारी आपको लाभ इन सारी चीजों से मिलता है। अब देख लीजिए, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो है जल शक्ति जल जीवन मिशन जो है आपका शुरू किया गया था। आपने लिखा भी था ऊपर कि 2019 में इसको शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है कि वर्षा जल का संचय करना और जल का संरक्षण करना। बात समझ आ रही है। एक और आप लोग जो है इसको नोट करिए, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आके पूछा भी गया और पूछे जाने की संभावना भी है ना। लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन नाम तो आप लोगों ने सुना भी होगा। स्मार्ट सिटी का बहुत बार चर्चा आया होगा, है ना। आपके इकोनॉमिक्स में भी चर्चा आया होगा स्मार्ट सिटी मिशन का, और आपके परीक्षा में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, प्री में भी और मुख्य परीक्षा में भी, और पूछे जाने की आगे संभावना भी है। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन लिखा, लेकिन भारत सरकार ने 25 जून 2015 को 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत
कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको डेट पूछ लिया गया कि इस डेट को स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया। एक कथन में आपके ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया इसका उद्देश्य क्या है ना। फिर इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित कितने शहर, आपकी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहर जो है स्मार्ट सिटी के तहत चयनित किए गए, प्रश्न पूछा गया है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। तो इसे भी हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि कितने, और इसके पहले भी इस पे चर्चा की जा चुकी है, लेकिन यहाँ मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की जा रही है। आगे लिखो, नीचे ही लिखेगा उसी में, नीचे लाइन से, इस मिशन के माध्यम से भारत में कुल 100 शहरों का चयन किया गया है। 100 शहरों का चयन किया गया है। नीचे लिखेगा, इस योजना में उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत उन शहरों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत संरचना, जैसे सड़क परिवहन, ऊर्जा, ये सारी चीजें क्या है, बिजली, ये सारी चीजें आपकी क्या है, आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती है ना, प्रदान करते हैं। और अपने नागरिकों को एक स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं। स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं। अब नीचे से लिखिएगा, ये तो आपने स्मार्ट मिशन जो है सिटी है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, आगे उद्देश्य को भी देखेंगे और उसकी विशेषता को भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन केवल विशेषता में भी पूछ सकता है, तो आपको विशेषता भी जानना चाहिए। अगर मान लीजिए विशेषता पूछ लिया, आपके पास मैटर नहीं है लिखने के, तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसलिए विशेषता भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लिखिए नीचे, इस मिशन का उद्देश्य, अब देखिए यहीं से आप क्वेश्चन जिस फॉर्मेट का पूछेगा उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, देना है। क्योंकि इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोड़ के लिखा रहा हूँ, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पुटअप हो जाएगा। बस क्या करना है, आपको ध्यान देना। बात समझ आ रही है। इस मिशन का उद्देश्य, अगर आपसे पूछता है कि स्मार्ट सिटी क्या है, उसको आप लिखिए, इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य हम लोग चल रहे हैं, लिखिए। इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के माध्यम से
शहरों में रहने वाली भारतीय आबादी की, शहरों में रहने वाली भारतीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। अब आप जब शहर में लोग रह रहे हैं तो उनकी आवश्यकताएं क्या क्या होंगी? जैसे आप शहर में रहते हैं तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है? रोड की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत होती है, बिजली की आवश्यकता पड़ती है। ये सब आपके क्या है? आधारभूत संरचना में ही तो होगा। मान लीजिए कि मोहल्ला है या कोई मोहल्ला कॉलोनी है, तो कॉलोनी के जाने के लिए क्या होना चाहिए? रास्ता होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए। ये तो आप अपने घर कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए घर में रहने के लिए क्या होनी चाहिए? पानी सप्लाई होनी चाहिए, है ना, सीवर लाइन होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए ना, तभी तो आप रह पाएंगे। और जब ये सारी सुविधाएं नहीं होंगी तो कैसे अंधेरे में रहेंगे? मान लीजिए पानी की सप्लाई नहीं हो, लाइट नहीं आई, तो पानी की सप्लाई क्या हो गई? बंद हो गई। तो जीवन क्या हो गया? अस्त व्यस्त हो गया। तो जो आपके दैनिक जीवन की जो कार्य प्रणाली है, जो दैनिक जीवन में, वो सब आप कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या हो रहा है? एक दूसरे से सभी क्या है? जुड़े। तो इसलिए आधारभूत क्या हो रही है? संरचनाओं की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर वहां आप मकान बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो इसीलिए तो जब आप जमीन लेते हो, आप शहर में या कोई लेता है तो क्या करता है? ये देखता है कि वहां डेवलपमेंट है कि नहीं है, सीवर लाइन है कि नहीं है, बिजली की पहुंच है कि नहीं है ना, सड़क है कि नहीं है। तो इस सारी चीजों को ये भी देखता है आदमी की जो है वो कॉलोनी जो है क्या रजिस्टर्ड है कि नहीं है, अप्रूव्ड है कि नहीं है। बात समझ रहे? विकास प्राधिकरण से वो प्रूफ है कि नहीं है, जिला पंचायत से प्रूफ है कि नहीं है, समिति की जमीन है, आवास विकास की है। इन सारी चीजों को देख करके ही तो आप प्लाट लेते हो, तभी तो वहां विकास डेवलपमेंट। जिस प्रकार से आवास विकास का होगा तो वहां सुविधाएं थोड़ी बेहतर होंगी। समिति का होगा तो क्या होगा? सुविधाएं थोड़ा कम होगी। और मान लीजिए आपका बस्ती है तो बस्ती विकास प्राधिकरण की होगी तो सुविधाएं बेहतर होगी। लेकिन समिति में होगी तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन समिति की जमीन क्या होगी? सस्ती होगी। और जो आवास जो इसका प्राधिकरण का होगा वो जमीनें थोड़ी महंगी होंगी, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? डेवलप विकसित किया गया है। और अन्य जगहों में आप देखते हो कि पानी निकलने का सीवर लाइन ही नहीं। समिति में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मकान होंगे कि जाने के लिए रास्ते नहीं है, गाड़ी फोर व्हीलर जा नहीं पाएगी, बगल से दूसरी गाड़ी आ गई, निकलने के लिए, बाइक निकलने तक के लिए मुश्किल हो जाती है। ऐसी भी कॉलोनी आपने देखा है ना? लिखिए आगे, नीचे लिखिएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है, इसके माध्यम से स्थानीय क्षेत्रों में विकास और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, इंग्लिश में आप क्या कहते हो? टेक्नोलॉजी प्रयोग करके स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा घर बनवाया है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, पता चला है बिजली की सप्लाई नहीं है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो हैं उन सारी सुविधाओं से आप क्या हो जाओगे? वंचित हो जाओगे। तो चीजें आपके पास क्या हो जाएगी? नहीं हो। मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा सेट ले लिया है, वहां नेटवर्क नहीं रह रहा है, तो उस सेट की क्या मतलब है? उसका कोई उपयोग है? तो उसके लिए क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या होगी? जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो क्या होगी? वो प्रोसेस करके क्या होगी? बहुत कम में अधिक से अधिक सूचनाएं क्या कर दी जाएंगी? प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपने देखा होगा कि पुराने घरों में जो बहुत पहले के पंखे लगे हैं तो क्या है? बहुत मोटे मोटे जो है बहुत बड़े बड़े पंखे हैं। लेकिन आज आप देख रहे हो क्या है? छोटे से फैन है, वही काम कर रहे हैं।
पहले आप देखते थे कि जो बटन वाले सेट आते थे मोबाइल के, वो क्या होते थे, बड़े मोटे होते थे। आज आप देख रहे हो जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, ये क्या है, उससे हल्के हैं। और आप दिन प्रतिदिन देख रहे हो कि 5G आ गया, पहले 2G ही जो है क्या होता था कि मोबाइल सुविधाएं क्या होती थी, बहुत कम थी। संचार सुविधाएं, टेलीफोन की सुविधाएं पहले बहुत कम थी। लेकिन रिलायंस के जब 2003 में आए, रिलायंस दुनिया को मुट्ठी में कर लो, तब से क्या हो गया कि फोन की सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध हो गई। और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जब जियो आया तो जियो से क्या हो गया, और ज्यादा संचार सुविधाएं बढ़ गई। अब आप देख रहे हो कि पहले क्या होता था कि गांव में ढूंढना पड़ता था कि अरे किसी के पास संचार सुविधाएं हैं, तो WLL फोन क्या चलता था, लगता था वायरलेस लैंडलाइन। तो फिर क्या होता था, स्टडी। तो पहले का मतलब क्या था कि पहले वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं था। अब क्या हो गया, आधारभूत संरचनाएं क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो डेवलप हो रही है तो क्या हो रहा है, सूचनाएं हमें मिल रही है। अब आप घर में बैठे हो, कहीं से कोई चीज हो रहा है, आप अपने मोबाइल से क्या कर ले रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। नहीं, पहले क्या होता था कि कहीं जाना है तो सूचना क्या होता था, पत्र के माध्यम से आप सूचनाओं को प्रेषित करते थे। भाई ये सबकी बात तो थे नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए आपका क्या हो रहा है, समय बच रहा है, आपका पैसा जो दुरुपयोग होना था, जो पैसा आप जाते किराए में खर्च होता, पूरा दिन बेकार होता, वो चीजें क्या हो रही है, बच रही। तो सुविधाएं आपको मिली नहीं रही। जैसे आपको यहाँ क्लास आना है, मान लीजिए क्लास नहीं है, आज नहीं होनी है, तो यहाँ से फोन गया, सूचना आपको मिल गई कि आज क्लास नहीं होगी। तो आप क्या हो गया कि आप जो आने जाने में अपना समय बर्बाद करते हैं, उस समय क्या हो गया, आपका बच गए। आप अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हो, दूसरा काम कर सकते हो। तो संचार का भी क्या, संचार साधन जहां सुलभ होंगे वहां क्या होगा, आवागमन ज्यादा होगा, वहां जनसंख्या का बसाव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन सारी स्मार्ट सिटी का जो शुरुआत करने का योजना का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करना है, विकास करना है, उसको विकसित करना है। आगे लिखिए। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया है। नीचे लिखिएगा फिर, केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में चयन किया गया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पहले सुनिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये शहर कौन चयनित किए जाएंगे, क्योंकि जो विकास होगा केवल ये तो है नहीं कि केवल पश्चिमी यूपी में, भाई उस आपके पूर्व में भी होना चाहिए। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि आपके जो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, पश्चिमी, पूर्वी, केंद्रीय, बुंदेलखंड, 4 आर्थिक क्षेत्रों में आपका डिवाइडेशन किया गया उत्तर प्रदेश का। तो उसमें ये देखा गया कि कुछ क्षेत्रों का विकास क्या है, पश्चिमी यूपी का आप देखोगे जो NCR से जो जुड़े हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, उनका विकास आप देखोगे तो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वहां सुविधाएं क्या है, अधिक है, सूचनाओं का आदान प्रदान क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। और क्या हो रहा है, पूर्वी यूपी आप देखोगे तो वहां पे क्या हो रही है कि समस्याएं ज्यादा हैं, वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो पाई। आपने ये देखा होगा कि जब आपका जो है हरित क्रांति आई, तो आपने देखा होगा कि पश्चिमी यूपी क्या हुआ, अधिक लाभान्वित हुआ, और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश क्या हुआ, उससे लाभान्वित नहीं हो पाया, पिछड़ा रहा। तो उसके भी कारण थे, बताया गया होगा, हमने भी बताया था आपको जब चर्चा कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है कि उन चीजों को, तो स्मार्ट सिटी अगर हो रही है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उसको ले जाना चाहिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो लिखिए, अब इसी के आगे लिखिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में
हो सकता है क्वेश्चन जोड़ के आपसे पूछ ले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका क्या प्रभाव है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना का कितना जो है महत्व है, या कितना उससे जो है वहां की जनसंख्या को लाभ मिला। किसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारी चीजों पे क्या कर लिया जाए, चर्चा करिए और देखने का प्रयास भी करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूर्वी से बन सकता है, आपकी पश्चिमी यूपी से भी बन सकता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रश्न को उठा के पूछ सकता है, केंद्रीय क्षेत्र से कहीं से भी जोड़ करके। अगर मान लीजिए कोई वहां नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो आपको मल्टीपल टाइप को क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलना है कि आयोग किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है। जैसा कि अभी आपका प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को हुआ है पीसीएस का, तो कोई दिया था इसमें, कोई पार्टिसिपेट किया था, दिया था नहीं, अच्छा दिया था। तो पेपर देखा ही होगा कि किस प्रकार से आयोग जो है क्वेश्चन को जो है घुमा रहा है। अगली बार आपने देखा क्रोनोलॉजिकल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कालक्रम का पूछा। तो अगर इन सारी चीजों को आपको अगर ये है कि पीआईक्यू आप सॉल्व करके सोचे कि हम पेपर को कर लेंगे तो संभव नहीं है। आपको क्या होगा कि बेसिक किताबों को अच्छी तरह से गहराई में जाके क्या करना होगा, पढ़ना होगा। इसके पहले आरओ के पेपर को देखिए, वहां भी आयोग ने इंडिकेशन दे दिया था, लेकिन वास्तविक तस्वीर कहां दिखा दिया, पीसीएस में दिखा दिया। लेकिन आगे जो आरओ का एग्जाम जो होने वाला है आपका, उसमें आप देखिएगा कि आयोग वहां भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, वो भी आपको चेक करना चाह रहा है कि आप केवल ऐसा तो नहीं कि और रट्टा मार के आता है, उससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आज आप देखिए कि 70 क्वेश्चन लोगों को करने के क्या हो गए हैं, हालत खराब हो गए हैं। अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि जो लगातार पीसीएस मेंस और इंटरव्यू भी दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 70, 72, 74 में हालत खराब हो जा रही है। बहुत कम ही लड़के हैं कि 80 क्रॉस कर पाए, 80 जा रहे हैं। तो क्या है कि छिछला स्तर है, गहराई पे नहीं ध्यान, ठीक से किताबों को पढ़ा नहीं गया। तो इन चीजों को आपको क्या करना है कि ध्यान में लेकर चलना है हमें। और आज आपको क्या है कि अभी आपके पास समय है तो उसको हम लोग क्या करें, मल्टी एंगल को आपको देखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे बताने का उद्देश्य इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब पढ़िए तो हमेशा ये चीज मन में आना चाहिए था, कोई सब्जेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, तो आपके वहां इन चीज मन में ये विचार आना चाहिए, हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं क्यों हम क्वेश्चन पे डिपेंड बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से आयोग घुमा रहा है, जिस प्रकार से आयोग का प्रश्न का पैटर्न बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कैसे लिखोगे, कैसे करोगे, कैसे आंसर दोगे? अब की बार जो है ये नहीं था कि आपको तो एक दो आंसर आ गए तो आप जो है उसका आंसर दे दोगे। आपको चारों कथन आने चाहिए, और वो भी डेट पूछ ले रहा है तो आपको क्या होना है, डेट भी याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे? फिर क्या हो रहा है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछ ले रहा है। अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन कैसे आएगा, जब आपको एनालिटिकल एनालिसिस आपने करके आपने अध्ययन किया होगा गहराई से। एक बार दो बार पढ़ने से नहीं होगा, कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब होगा क्वेश्चन। बात समझ आ रही है? क्योंकि अभी टाइम है, उस आधार पे पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी तो दिया नहीं आप लोगों ने, तो आपके पास आगे देना होगा या 1-2 साल बाद देना होगा, तो आपके पास बहुत सारे समय है। लेकिन आपको अपने पढ़ने की दृष्टि क्या करना है, उस आधार पे करनी है। मेरे कहने का केवल उद्देश्य इतना है कि अगर कर रहे हैं तो अच्छी तरह से करिए, कि जिससे क्या हो कि परीक्षा में आप क्वालिफाई कर सकें। लिखिए आगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा वाराणसी हुआ प्रयागराज, तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर को स्मार्ट शहर के रूप में चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर को स्मार्ट शहर के रूप में चयन किया गया है। अर्थात
पूर्वी उत्तर प्रदेश से तीन शहरों को चिन्हित किया गया है। अब नीचे लिखिएगा, इस मिशन के बुनियादी ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बुनियादी ढांचा कहा जाए, चाहे आधारभूत संरचना कहा जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाए, तीनों चीजें क्या है? एक ही है ना। बुनियादी ढांचा के निम्न तत्व, अब आप इसको क्या कहते हैं, इसमें बुनियादी ढांचे में है, उसको भी लिख लीजिए। ढांचा के निम्न तत्व है, लिखिए ऊपर में जो है नंबरिंग करके चाहे लिखिए, जिस प्रकार भी लिखिए, एक एक पॉइंट के रूप में रखिएगा। और एग्जाम में भी अगर पूछेगा तो आप भी क्या करिएगा, ये नहीं कि एक ही साथ 4 पॉइंट एक ही लाइन में लिखिए, नीचे लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स जो है ज्यादा मिलेंगे। मेरे यहाँ लिखाने का केवल उद्देश्य यही है। इस रूप में मैं क्यों क्वेश्चन लिखा, जैसे और भी आपको पढ़ाया जा रहा है, सबके लिखाने को करने में थोड़ा अंतर होगा, कुछ ना कुछ अंतर सब में होगा। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन की डिमांड है और जो आयोग चाहता है, उसके पैरामीटर भी आप आंसर दीजिए, है ना, उसके पैरामीटर पे चलिए। क्योंकि अभी तो आप लोग तो नए हैं, क्योंकि अभी किसी का क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ ये तो आप लोग ही जाने, वो लोग दिए ही नहीं होंगे, मेंस लिखने का अवसर नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें जब आप बैठेंगे एग्जाम हॉल में, जब मेंस लिखेंगे, तब आपकी बहुत सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होगी, है ना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको पता चलता है कि अरे मुझे इस चीजों को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पेपर के पैटर्न को नहीं देखोगे तब तक चीजों को समझ में बहुत सही नहीं आएगी। और वो बहुत सही समझ में तब आएगी कि जब आपका अध्ययन क्या होगा, गहन स्तर का होगा, तभी उन चीजों को आप समझ पाओगे। आगे लिखिए, पर्याप्त पानी की आपूर्ति, पॉइंट 1 में करिएगा, पर्याप्त पानी की आपूर्ति। दूसरा, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, मतलब निश्चित रूप से यह सुनिश्चित है कि बिजली की सप्लाई क्या होगी, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, यह सुनिश्चित किया जाता है। सुनिश्चित मतलब, अगला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता। आप लोगों ने नाम सुना था स्वच्छ भारत अभियान, सुना है? तो वो भी एक योजना है, और वो भी किसने की गई थी, स्वच्छता से संबंधित की गई थी, सैनिटेशन से संबंधित की गई थी, है ना। अगला लिखिएगा, किफायती आवास, मतलब सस्ते आवास। जो आप देख रहे हो कि सरकार के द्वारा जो है छोटे छोटे घर बना के, प्रधानमंत्री आवास, अन्य छोटे छोटे आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बना के सालों में क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। किफायती आवास मतलब कम लागत वाले आवास। किफायती आवास किसके लिए होगा, अगर किफायती आवास मतलब सस्ते आवास कम पैसे में तो किसके लिए होगा, गरीब। लिखिए, इसी में लिखिए, विशेष रूप से गरीबों के लिए, अब जो संपन्न होगा, जिसके पास काफी पैसा होगा, वो जाएगा वहां रहने, नहीं जाएगा रहने। वो तो क्या, उसके पास खूब पैसा है, वो अच्छी डेवलप कॉलोनी में जाके लेगा, बहुत अच्छा जहाँ कॉलोनी है वहां जाके लेगा, क्योंकि उसका पैसा है। और लेकिन जिसके पास बहुत सीमित संसाधन है, किसी प्रकार से जीविकोपार्जन करके वो चाह रहा है कि एक छोटा सा अपना घर हो जाए, तो उन गरीबों के लिए क्या है कि छोटे छोटे आवास, किफायती कम पैसे वाले आवास क्या होगा, बनाए जाएंगे, और वो आवंटित किए जाएंगे, अलाट किए जाएंगे। अगला लिखिए, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी,
आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी, कनेक्टिविटी, और डिजिटलाइजेशन। अब आप देख रहे हो कि डिजिटलीकरण हो रहा है ना? आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो, डिजिटलीकरण हो रहा है। पोर्टी में भी पढ़ा होगा कि क्या हो रहा है कि बहुत सारी सूचनाएं क्या हो रही हैं ऑनलाइन हो रहा है ना, कि कागज का प्रयोग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सूचनाएं क्या हो रही हैं कि सूचनाएं आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, देख सकते हो, मांग सकते हो, है ना? सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपने देखा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, डिजिटलीकरण के ही माध्यम से तो होगा। जैसे आप देख रहे हो कि पैन कार्ड आपका क्या हो रहा है, आधार कार्ड क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत सारे जैसे आपके फॉर्म भरने में आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कि फॉर्म में क्या हो रहा है, परंपरागत रूप में जैसे पहले फॉर्म आप भरते थे, आज वो भी फॉर्म क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन रूप में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं ना। तो डिजिटलीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कोई चीज जैसे हो रहा है, कोई चीज आपको तहसील से लेना है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप जा रहे हो साइबर कैफे पे, वहां से चीजें निकाल ले रहे हो। आपको मान लीजिए बिजली बिल जमा करना है, आपने कहीं से अपने घर से भी बिजली बिल क्या कर दे रहे हो, पेमेंट कर दे रहे हो। कोई सामान मंगाना हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, अपने घर से अपने मोबाइल से आप बुक कर ले रहे हो और वो सामान आपके घर आ जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, सुविधाएं आपको प्रोवाइड हो गई ना, डिजिटलीकरण हो रहा है। तो इन सारी चीजों से आप क्या हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं भाई, ऐसा भी वर्ग है कि जो इन सारी चीजों से वंचित भी है, कि वो जान ही नहीं रहा कैसे करना है, शिक्षित नहीं है। तो क्या कर रहा है, साइबर कैफे की मदद दे रहा है, वहां से अपना हो जाकर के फॉर्म या जो सारी चीजें हैं क्या कर रहा है, निकाल रहा है, ला करके वहां सबमिट कर रहा है। आगे लिखिए, सतत पर्यावरण। अगला, नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं, कमा लगा लिखिएगा, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा, जो वृद्ध वर्ग है की सुरक्षा। अगला, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब कभी भी जैसे मानो स्किल डेवलपमेंट है, कौशल विकास योजना है, तो स्किल का मतलब कुशलता, किस रूप में, आप किस किस कार्यों में हैं, स्किल कैसे होंगे, स्किल कैसे, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। तो ये सारी चीज जब आपके अंदर होगी, जब आप स्वस्थ होगे, जब शिक्षित होगे, तभी तो स्किल मानव के रूप में आप कन्वर्ट हो पाओगे। जब आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो आपका विकास कैसे होगा, तो आपके शरीर में क्या होगा, 50 समस्याएं आ जाएंगी। तो पहले तो आप स्वस्थ होंगे, तो इसलिए क्या होगा, जब आप शिक्षित होगे तो आप ये जान सकते हो कि हमारे लिए क्या फायदे की चीज है, क्या नुकसान की चीज है। तो आप उससे क्या करोगे, बचाव करोगे और उन चीजों का उसी रूप में प्रयोग करोगे कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अगर नहीं सही है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अभी आप अस्वस्थ होते या कोई अस्वस्थ होता तो क्या क्लास में आप बैठ क्लास ले पाते, नहीं ले पाते। तो कहने का मतलब कि सबसे पहली जरूरत क्या है कि आप स्वस्थ हो, और जब स्वस्थ होंगे तभी आप कोई काम कर सकते हो, चाहे घरेलू काम हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, कहीं भी कोई भी काम क्या है कि आप जब स्वस्थ होंगे तभी कर पाएंगे। लेकिन निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि शहरों का विकास होना बहुत जरूरी है। अब शहरों का विकास होना क्यों जरूरी है, बात समझ में आ रही क्यों?
एक लाइन और लिखिए भैया, आपको समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। इन शहरों के माध्यम से, इन शहरों के विकास के माध्यम से इनके आसपास के शहरों को भी, इन शहरों के विकास के माध्यम से इनके आसपास के शहरों में, आसपास के शहरों में भी विकास को गति मिल सकेगी। आसपास के शहरों में भी विकास को गति मिल सकेगी। लिखा? अब लिखिएगा साथ ही, साथ ही अब जैसे शहरों का विकास होगा तो गांव का विकास भी होना चाहिए, है ना? जब शहर का विकास होगा तो धीरे धीरे विकास आसपास के क्षेत्र में विकास होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि विकास की गति गांव तक फैलेगी। तो शहरों के साथ गांव का भी विकास, गांव का विकास भी जरूरी है, गांव का विकास भी जरूरी है, जिससे समग्र विकास हो सके। मतलब जिससे समग्र विकास हो सके। ये आपका कंप्लीट होता है। अब आप एक थोड़ी सी बात समझने का प्रयास करिए। जैसे एक सामान्य सा एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे आप देखते हो कि आपके गांव में बगल पड़ोसी का किसी का घर है, अगर उसका घर बहुत अच्छा बन जाता है तो आप उससे क्या होता है, इंस्पायर होते हैं। आप क्या करते हो कि मेरा भी घर काश क्या हो कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरा भी घर अच्छा बन जाए, और ये प्रयास करते हो कि उससे अच्छा बन जाए। जैसे आप देखते हो क्लास में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उसमें देखते हो कि कोई लड़का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होती है कि मुझे भी क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जिससे भी क्या हो हम उनको ओवरसीड कर सकें, उनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस करें। और अगर हम उनसे ज्यादा परफॉर्मेंस करेंगे तो क्या होगा, वहां प्रतियोगिता हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा, और जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा, विकास की गति बढ़ेगी, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपके अंदर सीखने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये विकास की जो गति होती है केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, दूसरे क्षेत्र को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। एक क्षेत्र की आपने देखा होगा, जब हम लोग पढ़ा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे, तो आपने देखा एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र की घटना को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो उसी प्रकार से ये एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ा होगा। और केवल शहरों का देश तो है नहीं भारत, भारत क्या है, गांव का। और आप भी देखते हैं कि आपके देश की कितनी पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, तो केवल शहरों के विकास से तो काम चलेगा नहीं, गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। और शहर का अस्तित्व तभी है जब गांव का विकास हो। भाई शहर से जो गांव, जो शहर की आवश्यकताएं हैं वो कहां से पूरी होगी, गांव से पूरी होगी। भाई अगर कृषि लैंड, अभी मान लीजिए आपके देश में कृषि ना हो तो खाने के लिए कहां से अन्न आएगा, तो उसकी भी जरूरत है। और ऐसा नहीं कि अब गांव में खाने की वस्तुएं होती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल कहां से आएंगे, शहर में तो रॉ मटेरियल पैदा नहीं हो रहे, इंडस्ट्री कहां से चलेगी, नहीं चल पाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों का विकास क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। लेकिन नहीं, शहरों में सुविधाएं थोड़ा ज्यादा रहती है, क्योंकि कोई भी निवेश होता है तो पहले कहाँ होगा, शहर में। गांव की तरफ निवेश कम होता है, क्योंकि वहां आधारभूत संरचनाएं डेवलप नहीं होती, और शहर में क्या होती है। लेकिन आपने ये भी देखा कि शहरों में भी देखिए कि कुछ शहरों में ज्यादा होती है और कुछ शहरों में आप देखते हैं कम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि तटीय राज्य जो प्राचीन काल से आप देखे होंगे कि तटीय राज्य ज्यादा विकसित है, वहां निवेश ज्यादा हुआ, वहां से व्यापार ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि वही जो मध्य भारत में है, जो शहर है, उनका विकास क्यों कम हो रहा है, क्योंकि परिवहन, वहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया था। और जब परिवहन लागत, जब आयात और निर्यात नहीं होगा तो आपके पास जो है विदेशी मुद्राएं कहां होंगी, मुद्रा भंडार क्या होगा,
तो जब कम होगा तो क्षेत्र में असमानता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? जहां पे जो विदेशी मुद्रा का आगमन ज्यादा होगा वहां पे जो है क्या हो जाएगा, मुद्रा का संचय होने लगेगा, और जो क्षेत्र उससे अछूता है वहां क्या हो जाएगा, वहां विकास नहीं हो पाएगा। वहां के क्षेत्र के लोगों में क्या होगा, ना तो शिक्षा का स्तर उस लेवल का हो पाएगा, ना आपकी परिवहन की सुविधाएं हो पाएगी, और जो निवेश करने वाली फैक्ट्रियां होगी वहां निवेश क्यों करेंगे? क्योंकि वहां तो पता चल रहा है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। पता चल रहा है कि आपके गांव में है बिजली 8 घंटे आ रही है, शहर में क्या हो रहा है 18 घंटे आ रही है। तो अगर शहर में 18 घंटे आ रही है तो कहाँ उद्योग स्थापित होगा? 18 घंटे वाले स्थान पे रोड कहाँ अच्छी होगी? जहां रोड अच्छी होगी उनका परिवहन लागत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान लीजिए सड़कें टूटी फूटी होंगी तो एक दिन में 100 किलोमीटर मान लीजिए चल रहा है, और जब मान लीजिए सड़कें अच्छी है तो 200 किलोमीटर चल रहा है, तो उनका जो किराया देना होगा गाड़ी का, जो भाड़े पे की गाड़ी लेंगे हायर करेंगे, उसका किराया क्या हो जाएगा? जो 4 दिन में दूरी तय करनी है वो 2 दिन में हो जाएगी, तो 2 दिन का उनका भाड़ा क्या हो गया, बच गया। तो लागत क्या हो गई, कम हो गई, और जब लागत कम हो जाएगी तो दोनों का संकेतन कहाँ हो जाएगा, वहां पे होगा। बस वह इकोनॉमिक में भी चर्चा की गई होगी, ज्योग्राफी में भी क्या होगा, आपने पढ़ा होगा औद्योगिक संकुल, सुना है ना, नहीं सुना है? क्या औद्योगिक संकुल क्या होते हैं? अब यहाँ तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय भी नहीं है और ये टॉपिक भी मेरा नहीं है, लेकिन मैं केवल इंडिकेशन दे रहा हूँ। अब थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विषय में एक पैराग्राफ अलग से लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछता है तो 200 शब्द के लिए थोड़ा शब्द आपके पास कम पड़ जाएंगे, है ना? तो थोड़ा उसको अलग से लिख लीजिए, इसमें मेंशन मत कीजिएगा। अगर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछेगा तो उसको मेंशन कर लीजिएगा। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के नजरिए से, पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास के नजरिए से अभी काफी पिछड़ा हुआ है, अभी काफी पिछड़ा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि 2-3 शहरों के हम नाम लिखा रहे हैं, लिख लीजिए, फिर उनको जो है उनके माध्यम से आप तुलना कैसे करेंगे। लिखिए, इन शहरों ब्रैकेट में लिखिएगा, शहर का नाम दे दे रहे हैं। इन शहरों बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, 2 का नाम भी आप 2-3 का नाम लिख दीजिए, बहुत है, ये नहीं कि आपको कई शहरों का लिखिए, ब्रैकेट में उधर लिखिए के विकास के माध्यम से, इन शहरों के विकास के माध्यम से इनके आसपास के शहरों में भी, इनके आसपास के शहरों में भी विकास को गति मिल सकेगी, शहरों में भी विकास को गति मिल सकेगी। किसको को गति मिल सकेगी, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को या स्थानीय लोगों के लिए व्यापार, स्थानीय लोगों के लिए व्यापार, कमा लगा के कीजिए, रोजगार व आय के स्रोत उत्पन्न किए जा सकते हैं, इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है।
अब देखिए, जब व्यापार होगा, रोजगार के साधन वहां उपलब्ध होंगे और आपके आय के विभिन्न स्रोत होंगे, तो वहां क्या होगा? आय बढ़ेगी, विकास होगा, लोगों के जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा। आर्थिक और सामाजिक जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइकिल नहीं थी, आपने साइकिल ले लिया, तो ये विकास का एक क्षण हुआ। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ साइकिल के, है ना। इसलिए मैं बहुत आपके जीवन से जुड़ी गतिविधियां हैं, मैं उन्हीं एग्जाम्पल का प्रयोग करता हूँ। हर सब्जेक्ट, चाहे जिस सब्जेक्ट में मैं जो अगर पढ़ाता हूँ, तो मैं आपके जीवन की गतिविधियों से जुड़ा ही एक एग्जाम्पल दूंगा। और जीवन से जुड़ी मैं ये भी आपको सलाह दे रहा हूँ कि अपने जीवन से जुड़े हुए ही एग्जाम्पल आप एग्जाम में, लेकिन वो उससे सटीक बैठेगा। आप देखेंगे कि उससे आपका मार्क्स जो होगा, जो अन्य लोग लिखेंगे, आपको अगर 10 नंबर का है तो आपको 1-2 नंबर ज्यादा मिलेगा। इससे ये होता है कि आपके जो विषय पे पकड़ है अच्छी तरह, लड़के को समझ अच्छी तरह, और जो केवल रटा है वो भी जान जाते हैं कि ये चीजें क्या है, रटी रटाई चीजें ला करके लड़का क्या कर दे रहा है, तो उससे आपके मार्क्स नहीं है। सुधार लाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों से कम से कम एक शहर को विकास के रूप में चयन किया है। नीचे लिखिएगा, इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखेगा, मेरा सपना इनवर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा, नाम का स्लोगन दिया है, मतलब नारा दिया है, मेरा सपना। आपने ये भी देखा होगा, बहुत चर्चित है, सबका साथ सबका विकास सबका विनाश, है ना। तो ये सारी चीजें क्यों की जा रही है कि जिससे सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, सभी लोग बढ़ चढ़कर क्या करें, हिस्सा। जैसे आपने देखा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था हुई तो क्या हुआ, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने, जिससे विकास की भागीदारी में जो राजनीतिक भागीदारी है उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी क्या बढ़े, वो भी पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ करके क्या करें, हिस्सा लें। अगर स्थानीय लोग, जब हम लोग पढ़ा रहे थे पंचायती राज व्यवस्था में, मेस में ही कराया है, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था कि जब वहां की समस्याएं होगी तो वहां का अगर नेतृत्व करने वाला लीडर नेता होगा तो वो समस्याएं क्या करेगा, अच्छी तरह से समझेगा और उसका समाधान भी बेहतर रूप से कर पाएगा। और जो व्यक्ति दूर से आएगा, यहाँ की चीजों के विषय में जानकारी ही नहीं उस क्षेत्र विषय के, तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा, उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए उस क्षेत्र विशेष से जानकारी होना भी जरूरी है। तो ये आपका जो स्मार्ट सिटी से संबंधित चीजें थी, इसमें किस प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं है?
अब हम लोग जो है ध्यान देंगे जल संरक्षण, है ना। जल संरक्षण से संबंधित कुछ चीजें हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए जल संरक्षण, ये सब तोड़ तोड़ जो लिखा जा रहा है, अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जोड़ के भी बन सकते हैं, है ना। बात समझ आ रही है। टाइप ऑफ क्वेश्चन किसी भी रूप फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। लिखिए, अब इसमें थोड़ा कोटेशन टाइप में एक लाइन लिख लीजिए। यदि जल उपलब्ध है, चाहे नोट कामा में करके लिख लीजिएगा। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। नीचे से लिखिए, जल प्रत्येक जीव की मूलभूत आवश्यकताओं में से जल प्रत्येक जीव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आवश्यकताओं में से एक है और जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जल संरक्षण पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक पहल है। या जीवन के लिए आवश्यक कुछ भी लिख सकते हैं आप, आवश्यक है। नीचे लिखेगा, जल संरक्षण मुख्य रूप से जल और इसके संसाधनों के उपयोग की रक्षा जल और इसके संसाधनों की उपयोग की रक्षा संरक्षण और नियंत्रण को संदर्भित करता है। नीचे लिखेगा, नीचे लाइन, जल संरक्षण ताजे पानी के प्रबंधन। जल संरक्षण मतलब ताजा और स्वच्छ जल, ताजे जल का प्रबंधन, अपव्यय को कम करना। जैसे टूटी खुली हुई है, क्या हो रहा, पानी बह रहा है, तो ऐसी चीजों को ना किया जाए। अपव्यय को कम करने और पानी और उसके स्रोतों की जहां से जल निकलता है उसके स्रोतों की रक्षा करने और जल की कमी से बचने की एक प्रणाली है। अब आप लिखिए, जल शक्ति अभियान
जल शक्ति अभियान। हाँ उसे भी लिखा। बाकी जो चीजें आपने लिखा कि जल शक्ति अभियान, जल शक्ति मिशन कब शुरू किया गया? 19 में शुरू किया गया। इसके कितने चरण हुए? तो उन चीजों से आप ऑलरेडी परिचित हो चुके हैं, है ना, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जल शक्ति अभियान के हस्तक्षेप मतलब जो है इसमें क्या क्या हस्तक्षेप हो रहा है कि जिससे ये प्रभावित होगा, तो उसको आप लोग एक दो करके उसमें लिख लीजिए क्या क्या चीजें हैं जो हस्तक्षेप है। जल शक्ति अभियान का हस्तक्षेप जो है उसमें लिखिए वर्षा जल संचय और संरक्षण, और संचय, वर्षा जल संचय और संरक्षण। भाई पानी वर्षा का होगा तो उसको इकट्ठा करना होगा ना, चाहे आप टैंक बना के करें, चाहे किसी पात्र में करें, तो कितना बड़ा पात्र आप रखोगे, तो इससे अच्छा कोई गड्ढा खोद दें या जो है पक्का जो है कोई टंकी टाइप बना दें जिससे पानी क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए और बाद में उस पानी का क्या कर लें, उपयोग कर लें। इस रूप में भी किया जा सकता है। अगला लिखिए वही आपको जागरूकता का सृजन, जागरूक रहना होगा, मतलब सघन वन, हाँ सृजन वन निर्माण, सघन वन, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना, जल शक्ति केंद्रों की स्थापना। अब इसमें आप गणना भी करोगे कि कितने जल हैं, तो गणना का पॉइंट भी है, तो गणना वाला पीछे भी आप लिखो, वहां से ले सकते हो, है ना। अब आप लिखिए नीचे से जल शक्ति अभियान का उद्देश्य। अब देखिए कहां कहां इसको आप जोड़ सकते हो। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य मनरेगा, मनरेगा जानते ही होंगे, यस सर। मनरेगा क्या है? जो योजना शुरू की गई थी, बाद में उसका नाम जो है पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया, है ना। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य मनरेगा और ग्रामीण विकास मंत्रालय, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन के एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम, एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम, के साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित मौजूदा जल पुनर्भरण और वनीकरण योजना, क्योंकि ये सब संरक्षण से संबंधित चीजें आप कर रहे हैं ना। वनीकरण योजना के तहत जल संचयन संरक्षण, जल संचयन संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है, और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है। नीचे लिखेगा जल शक्ति अभियान एक समयबद्ध, जल शक्ति अभियान एक समयबद्ध
मिशन मोड वाला अभियान है, मिशन मोड वाला अभियान है, मोड। इसके तहत वर्षा जल का संचयन, इसके तहत वर्षा जल का संचयन, संभरण, कमा लगा के लिखिएगा, संचयन, संभरण, संचयन, संभरण, जल निकायों को पुनर्जीवन प्रदान करने, जल निकायों को पुनर्जीवन प्रदान करने, बोरवेल रिचार्ज, बोरवेल मतलब जिस प्रकार से बोरिंग होती है, बोरवेल रिचार्ज संरचनाओं, कमा लगा के लिखिएगा, ढांचों का पुनर्नवीनीकरण करना, ढांचों का पुनर्नवीनीकरण करना निश्चित किया गया है। नीचे लिखेगा, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कैच द रेन, जल संरक्षण क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है, जल संरक्षण के क्षेत्र में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसके माध्यम से विश्व की लगभग 17 से 18% विशाल आबादी वाला, से 18% विशाल आबादी वाला विशाल आबादी एवं पशु आबादी के लिए पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में सुविधा होगी, सुनिश्चित करने की सुविधा होगी। नीचे लिखेगा, नीचे लिखेगा, भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण को जन आंदोलन के तौर पर संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण को जन आंदोलन के तौर पर संचालित किया जा रहा है। नीचे भी लिखेगा, जल संरक्षण एवं भौम जल पुनर्भरण, जल संरक्षण एवं भौम जल पुनर्भरण के लिए जल जीवन मिशन, पुनर्भरण के लिए जल जीवन मिशन, कमा लगा के लिखिएगा, अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना, सरोवर योजना, अटल भूजल योजना,
अटल भूजल योजना जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अटल भूजल योजना जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। ये आपका रहा कंप्लीट होता है। और अच्छा